बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जी मैं हूँ आपकी टीचर आसमा सज्जाद एंड होपफुली आप सब अपने घरों में खुश होंगे और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता और खुश रखे, आमीन जी। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का लेक्चर नंबर 10। हमने अब तक जो लेक्चर 9 पढ़े हैं जी, उसमें हमने कवर किया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, क्या रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू वो बनाई जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जी कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स पढ़ने के बाद हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी और कल जो न्यूमेरिकल हमने किया था जी, उसमें हमने डिटेल से देखा कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाती है और उनमें किस तरह से एडजस्टमेंट्स करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक कल हमारा वाइंड अप हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था जी कि हम एक प्रॉब्लम और करेंगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम या कह लें जी वक्त की कमी की वजह से हम वो न्यूमेरिकल वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, बट आई विल सेंड यू पीपल ऑन व्हाट्सएप। मैं आप लोगों को वो भेज दूँगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो विद सोल्यूशन भेजूँगी, डोंट वरी। मैं उसका सोल्यूशन और वो न्यूमेरिकल आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दूंगी और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हमने देखना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं या फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद कंपनी में एक पॉइंट इन टाइम ऐसा आता है जी जब उसका फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है उन स्टेटमेंट्स का। अब उन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कैसे करेंगे जी या क्यों करेंगे, तो उसने कहा जी कंपनी को टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन या अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देखने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करने पड़ते हैं। तो आज हम वही करेंगे जी। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट रेशो समझाऊंगी। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकती, सॉरी, क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है, बट आई यूज़ द बुक। मैं किताब की हेल्प लूँगी जी। वहाँ पे आपकी इलिस्ट्रेशन सॉल्व हुई हुई है, मैं उनकी हेल्प से आपको समझाती जाऊँगी। बहुत ईजी हैं, बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूँगी। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलते हैं सबसे पहले कि ये हैं क्या या किस तरह से ये रेशोज़ होती हैं, ये कितनी टाइप्स की ये रेशोज़ हैं। रेशो हम हमेशा कहते हैं जी दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप। ठीक है, टू होमोजीनियस क्वांटिटीज़ के दरमियान में जब रिलेशनशिप होता है तो दैट इज़ कॉल्ड रेशो। अब वो कहते हैं जी सबसे पहले आती हैं आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी क्या होती है जी, किसी भी कंपनी की अपने डेट्स को पे ऑफ करने की एबिलिटी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विड कहते हैं पानी को लिक्विड कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी मूव कर सके। इसी तरह आपकी लिक्विडिटी या कंपनी की लिक्विडिटी का मतलब यह है जी कितनी तेज़ी से आपका पैसा एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र हो सकता है, या व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ मनी इन योर कंपनी। ठीक है, तो उसने कहा है जी बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी कंपनी के डेट्स को या लाइबिलिटीज़ को जो एक साल के अंदर पे ऑफ हो जानी चाहिए, आपके पास कितनी एबिलिटी है उनको पे ऑफ करने के लिए। तो उसने कहा जी लिक्विडिटी रेशोज़ में 3 रेशोज़ इंक्लूड होती हैं। करंट रेशो, एसिड नहीं है, एसिड टेस्ट रेशो, एंड लास्ट वन है जी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। करंट रेशो का मतलब है जी वो सिचुएशन जिसमें आप अपनी एक साल के अंदर होने वाली या एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ होने वाली लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का कह लीजिए कंपैरिजन करते हैं या उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रखते हैं। सपोज मैंने किसी का 1 रुपया देना है तो मेरे पास 1 रुपया होना चाहिए, एक साल के अंदर पे ऑफ करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास 1 रुपया होना चाहिए। तो करंट रेशो में उसने कहा जी फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब यहाँ मैं ये दोनों बता रही हूँ, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में जब आपको मैं इधर न्यूमेरिकल दिखाऊंगी तो आपको समझ लग जाएगी कि ये क्यों करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की ये डेफिनेशन लिखी गई है। हमारी बैलेंस शीट में 3 तरह के या 2 तरह के एसेट होते हैं, आप कह लीजिए 3 तरह के हम कहते हैं। एक होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स, दूसरे होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स। 2 मेजर हैं, उनमें भी तीसरी आती है जी लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट में सिर्फ आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आता है। अगर हम बात करें दूसरे सिनेरियो से, इस तरह करंट और फिक्स में, तो सिर्फ 2 तरह के एसेट्स होते हैं, एक आपके करंट एसेट्स होते हैं और दूसरे आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जी जो आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी हो गई या आपकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आपके जितने एसेट्स हैं वो सब के सब करंट में आएंगे। तो यहाँ उसने करंट एसेट्स की डेफिनेशन दी है जी, करंट एसेट्स आर दोज विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश या कन्वर्टेबल इनटू कैश और टू बी कंज्यूम्ड विद इन
1 ईयर। करंट लाइबिलिटीज़ भी वही लाइबिलिटीज़ हैं जी जो 1 साल के अंदर अंदर पे हो जानी चाहिए या 1 साल के अंदर अंदर आपने पे कर देनी है। अब इसके ये है जी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कह लें जी, या ये क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे करंट एसेट्स कौन से हैं और करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी है। जल्दी जल्दी इसको करवा रही हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत लेंथी है और हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है जी, आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, कैश है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म उसने यहाँ साथ मेंशन कर दिया, बिल्स रिसीवेबल है, आपके डेटर्स हैं और उनमें से प्रोविजन लेस करके आपके मतलब जो ओवरऑल नेट डेटर्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। इधर आ जाए तो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, डेटर्स हैं, सॉरी डिबेंचर्स हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम टैक्स पेएबल है जी और प्रपोज डिविडेंड है। इनको इसको और गुडविल भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट होती है जिसको कभी भी करंट एसेट्स में मत लीजिएगा। बाकी जितने आपके एसेट्स हैं ये सब आपके करंट एसेट्स हैं, ये भी और ये सारे। इधर आ जाए तो आपका इक्विटी यानी शेयर जो है कैपिटल वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट सॉरी लाइबिलिटी है, इसको भी हम कर देंगे स्किप। रिजर्व्स जो हैं ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं। डिबेंचर्स भी आपने 20 साल 30 साल बाद पे ऑफ करने होते हैं, सो इनको भी हम स्किप कर देंगे। बाकी सारी जितनी आपकी हैं ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी, ये भी और ये भी। अब वो कहता है जी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट द करंट रेशो। करंट रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेगा वो हम देखते हैं। ओके जी, ये है इसका सोल्यूशन। उसने कह दिया कि करंट एसेट्स आर कैश, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स एंड इन्वेंट्रीज, जो मैंने पीछे आपको पहले से बता दी हैं, एंड वर्क इन प्रोग्रेस। उन सारों की वैल्यूज़ को टोटल करें तो आंसर आता है आपका 90,000। और करंट लाइबिलिटीज़ में उसने डिविडेंड तक तीनों छोड़ के, सॉरी डिबेंचर्स तक छोड़ के तीनों आपकी निकाल के, बाकी उसने कहा जी ट्रेड क्रेडिटर्स से लेके आपका प्रपोज डिविडेंड तक करंट लाइबिलिटीज़ है, उनका टोटल करें तो वो आता है 30,000। एंड करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ यानी 90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, ऊपर आ जाएगा यहाँ आपका 3 आ जाएगा और यहाँ 1। तो डिवाइड का मतलब होता है जी 3:1 एंड 3:1। अब इसकी आइडियल पोजीशन, इसका आंसर का मतलब ये है जी आपके पास 1 रुपये की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए 3 रुपये के एसेट्स मौजूद हैं, यानी योर एसेट्स आर 3 टाइम्स ग्रेटर देन योर लाइबिलिटीज़। कौन सी वाली? करंट वाली। आप 1 साल के अंदर अंदर ये लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर सकते हैं, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली या आपके ऑथर्स के अकॉर्डिंगली इसकी जो आइडियल सिचुएशन होती है या आइडियल रेशो होती है वो होती है 2:1। अगर किसी कंपनी की 1:1 आती है तो वो ठीक है, बट कंपनी को कोशिश करनी पड़ेगी कि अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज़ करे। अगर 2:1 आती है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है या बहुत अच्छी है जी, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने न्यूमेरिकल में देखा है तो वो 3:1 है। इसका मतलब है जी कंपनी तो बहुत ही कोई अच्छी पोजीशन में जा रही है और उसके अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ बहुत अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट है जी क्विक और एसिड टेस्ट और लिक्विड टेस्ट रेशो। इसमें आपने क्या करना है जी, सिंपली अपने क्विक एसेट्स को डिवाइड कर देना है अपनी करंट लाइबिलिटी से। अब क्विक एसेट्स क्या हैं जी? क्विक एसेट आपने करंट एसेट्स में से माइनस कर देनी है अपनी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने कहा जी करंट एसेट तो हमने कहा सारे ही एसेट्स आ जाते हैं, लेकिन वो कहता है जी सारों की वैल्यू आपने प्लस करके उनमें से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू आपने कर देनी है माइनस। अब इसकी एग्जाम्पल हम लेंगे जी, या इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है जी वो हम देख लेते हैं बुक से ही। मैंने कहा मैं बार बार इस तरह नहीं बना सकती थी, बहुत ज़्यादा लेंथी काम हो जाना था और आप लोगों को भी समझने में मुश्किल होनी थी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल 2 या इलिस्ट्रेशन 2 में वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट द करंट रेशो एंड क्विक रेशो। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है जी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। यानी एक वैल्यू हमने करंट लाइबिलिटीज़ की सेम लेनी है दोनों फार्मूलाज के लिए। तो करंट लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं जी। ये जो आपका रिजर्व और कैपिटल हैं ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, जनरल रिजर्व भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, बाकी जितने हैं ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ये जो एंड पे लॉन्ग टर्म लोन है ये भी आपकी लाइबिलिटीज़ करंट में नहीं है। लिहाजा करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या होगी जी? 60,000 + 20,000 + 30,000 + 5,000 और 10 और 5,000।
इनको टोटल करें तो ये बनती हैं जी, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है उसने 1,30,000, यानी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई 1,30,000। करंट एसेट्स की तरफ आ जाए तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जी, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मशीनरी भी हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। करंट एसेट्स में आगे कैश, बैंक, स्टॉक। स्टॉक को ही आपकी इन्वेंट्री कहा जाता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स है, यानी ये डेटर्स की वैल्यू ली जाएगी आपकी 36,000 वाली, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस है एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जी 20,000 के। अब आपने क्या करना है जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपकी कंपनी के लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। हमने कहा था जी कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग में अपना काम करते हैं, मुझे एकदम से याद आया, मैंने टिक लगा दिया बट बाद में मैं क्रॉस कर रही हूँ, क्यों ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमेशा बहुत ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं और हम हर साल उनको डिवाइड करते जाते हैं एज एन एक्सपेंस, इसीलिए ये हमारा करंट एसेट्स नहीं होते, ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यू ऐड कर लें तो ये आपका आंसर आता है जी कैश, बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ उसने वैल्यू लिख दी है जी 2,60,000 वैल्यू है आपके करंट एसेट्स की। ये है टोटल करंट एसेट्स। अब जब पहली रेशो हमने करनी है करंट रेशो, तो उसमें क्या करेंगे जी 2,60,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, तो आंसर क्या आएगा 2:1, यानी ये हमारी आइडियल रेशो है। क्विक रेशो के लिए हमने कहा था जी क्विक रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वाला फॉर्मूला। प्रीपेड एक्सपेंस क्या थे जी, उसने यहाँ लिख दिया, उसने कहा जी करंट एसेट्स से टोटल 2,60,000 के। अब जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी है 1,40,000 और आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा है इंश्योरेंस का, वो है 9,000, तो 1,49,000 उसमें से माइनस करेंगे तो आपकी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री करके क्विक एसेट्स की वैल्यू है 1,11,000। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है जी 0.85:1, मतलब आपके पास, और ये क्विक रेशो क्यों फाइंड आउट की जाती है जी, हम इसमें से इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसलिए माइनस करते हैं जी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी अभी एक्सपायर होने में टाइम लगेगा। हो सकता है वो 10 महीने का एडवांस हो, 20 मतलब 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, उसको फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। स्टॉक्स को भी कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, तो वो कहता है जी क्विक एसेट या एसिड टेस्ट रेशो का मतलब है जी एसिड किस तरह काम करता है जी, एकदम से डालें तो वो सारी मैल या सारा गंद फ़ौरन से खींच लेता है। तो कहता है जी हमें वो एसेट चाहिए जो एसिड की तरह काम करे, यानी फ़ौरन से हमारा सारा काम हो जाए। इन्वेंट्रीज को कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन आपके डेटर्स फ़ौरन पैसे दे देंगे, बैंक में से पैसे आ जाएंगे, कैश फ़ौरन आप ले सकते हैं जी, बिल्स रिसीवेबल से आप फ़ौरन पैसे ले सकते हैं। यानी वो चीज़ें जो आपकी रेडिली करंट एसेट्स में हमने कहा जी सारे शामिल कर लें, जो 1 साल के अंदर अंदर स्टॉक है जी 1 साल में बिक जाएगा, इन्वेंट्री है 1 साल में बिक जाएगी। क्विक एसेट में वो कहते हैं जी सिर्फ वो एसेट्स लें जिनको बिकने में साल भी ना लगे, मतलब सपोज आपको रेडिली अवेलेबल हो, तो आपको चाहिए जी जल्दी जल्दी से कैश चाहिए तो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर बंदोबस्त हो जाए, तो उसने कहा जी स्टॉक को भी निकाल दें, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी निकाल दें, तो वो आपकी क्विक रेशो आ जाएगी। थर्ड नंबर पे जो आपकी रेशो आती है जी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का मतलब ये है जी आपके पास कैश और बैंक कितना अवेलेबल है, या वो सिक्योरिटीज़ जो फ़ौरन से मार्केट में बेची जा सकती हैं। तो ये है जी फॉर्मूला, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। अब वो कहता है जी ये रेशो आइडियल हो सकती है 0.5:1, यानी आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए 50 पैसे होने चाहिए। यानी आपके पास 1 करोड़ की लाइबिलिटी है तो आपके पास रेडिली अवेलेबल कैश कम से कम 50 लाख का होना चाहिए। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स उसने कहा है जी सिर्फ कैश होगा, बैंक होगा और आपकी वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो आप फ़ौरन से सेल आउट कर सकते हैं, यानी जिस तरह आपके शेयर्स हो गए मार्केट में फ़ौरन से वो सेल किए जा सकते हैं। ये तीनों वो एब्सोल्यूट रेशोज़ हैं
सॉरी एब्सोल्यूट करंट एसेट्स हैं या आपके क्विक एसेट हैं, लिक्विड एसेट हैं जिनको फ़ौरन से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्रॉर में पड़े हुए हैं, आप ना भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को बेचें, आपके जो प्राइस बॉन्ड्स होते हैं वो लोग सेल आउट कर देते हैं या किसी और को कैश की तरह भी दे देते हैं। ठीक है जी, आपकी करंट रेशो 2:1 आइडियल है। आपकी जो एसिड टेस्ट रेशो है वो 1:1 है, यानी 1 रुपये की लाइबिलिटी के अगेंस्ट 1 रुपये का एसेट मौजूद होना चाहिए। एब्सोल्यूट लिक्विड का मतलब है जी आपके पास रेडिली अवेलेबल कैश 50% होना चाहिए, यानी 0.5:1 आइडियल है। अब आ जाती हैं जी लॉन्ग टर्म रेशोज या सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी कहते हैं जी किसी भी कंपनी की सॉल्वेंट क्या होता है जी, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने की एबिलिटी इन अ लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो होता है वो लिक्विडिटी कहलाती है, लॉन्ग रन में आप कितने अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने में एफिशिएंट है उसको सॉल्वेंसी कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहले आती है जी आपकी डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी कहते हैं जी सिंपली आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स डिवाइडेड बाय योर इक्विटी। टोटल इक्विटी अब वो कहता है जी क्या शामिल होगा, ओनर्स इक्विटी में क्या शामिल होगा वो भी हम देखेंगे। अब वो कहते हैं जी यहाँ उसके 3 फॉर्मूलाज हैं। डेट इक्विटी रेशो का पहला फॉर्मूला जो यूज़ करती हैं कंपनीज वो होता है जी टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स में आपके डिविडेंड्स भी आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकता है, यानी जितने आपने लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिए हुए हैं वो भी आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिवाइडेड बाय नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। नेट वर्थ का फॉर्मूला है जी ओनर्स इक्विटी माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, उसके बाद ये बाद में जाके हम पढ़ेंगे जी कि फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं। अभी आपने ये सिर्फ 3 फार्मूला इस पे फोकस करना, और इनमें सबसे ज़्यादा फार्मूला जो यूज़ होता है वो ये वाला या ये वाला है। आपका ये वाला फार्मूला डेट इक्विटी रेशो के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अगर आपको पेपर में भी आती है तो आप ये वाला या ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लास्ट वाला इज़ द मोस्ट आइडियल। अगर क्वेश्चन में दूसरा फॉर्मूला है जी एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय इंटरनल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी में आपके सारे लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे जी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, हर किस्म का डेट। आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, आपने डिबेंचर्स दिए हुए हैं, आपने किसी और से लोन लिया हुआ है, कोई और इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी, वो सब के सब आपके ये टोटल डेट्स में आ जाएंगे। और इंटरनल इक्विटी में आपकी शेयर होल्डर्स इक्विटी आती है। शेयर होल्डर इक्विटी में अब याद रखिएगा हमेशा, शेयर होल्डर्स इक्विटी में सिर्फ कैपिटल नहीं आता। इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब हमने एडजस्टमेंट्स की थी तो 3 चीज़ें आपकी शेयर होल्डर इक्विटी में आती हैं। सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल, दूसरे नंबर पे आपके जनरल रिजर्व्स, और थर्ड नंबर पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस, यानी जो प्रॉफिट आता है वो भी आपके मालिक की इक्विटी में शामिल होता है। लास्ट फॉर्मूला है जी डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म लोन में मैंने कहा जी, अब ऊपर हमने कहा था जी टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों आए थे। यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स में सिर्फ वो लोन्स आएंगे जिनके साथ या तो लॉन्ग टर्म्स लिखा होगा या फिर डिबेंचर्स होंगे। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है जी ये आपके डिबेंचर होल्डर्स हैं। और लॉन्ग टर्म फंड से मुराद है जी लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस योर इक्विटी, यानी आपका ओवरऑल। और इस रेशो में बिगर इज़ बेटर या हायर इज़ बेटर, जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही ये बेटर होगी। ठीक है जी, आपकी इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए, डेट कम से कम होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है जी आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम किस तरह से ये क्यों फाइंड आउट करते हैं जी, इसकी पहली रीज़न कि हमने डिफरेंट क्या, हमने डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है लोन्स पे। किसी को पैसे नहीं भी देने तो आपने अपने डिबेंचर होल्डर्स को उसका इंटरेस्ट ज़रूर देना होता है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो इसलिए फाइंड आउट करता है जी कि क्या कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट दे सके। इसका मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगी आप लोगों को ताकि उसकी हेल्प से हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। पहले तो हम ये देखते हैं जी इसका फॉर्मूला क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला है जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी वो अर्निंग जिन पे अभी टैक्स और इंटरेस्ट नहीं दिया, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्जेस। ये EBIT मैंने लिख दिया जी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसका एक न्यूमेरिकल है जी, या एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ये है जी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 14, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आप लोगों को
क्लियरली है। उसने कहा है जी फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब वैल्यूज क्या कहते हैं, 9% मॉर्गेज लोन है, 7.5% डिवेंचर्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनकम टैक्स है जी रेट 50%। हमने कहा हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये कौन सी वैल्यू है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो हमने जितना टैक्स काटा हुआ है या जितना पे किया हुआ है इंटरेस्ट और टैक्स, उसको वैल्यू को दोबारा से ऐड करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे जी, 9% मॉर्गेज लोन का मतलब है जी इसके ऊपर आपने 9% इंटरेस्ट देना है या लोन के ऊपर। ठीक है, और 7.5% डिबेंचर्स का मतलब है जी आपने इसके ऊपर 7.5% इंटरेस्ट पे करना है इन दोनों वैल्यूज़ पे। अब आ जाए जी यहाँ उसने कैलकुलेशन की हुई जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। अब कौन कौन सा है जी, ये दोनों। 10 लाख का 9% लें तो वो क्या आता है जी आपका 90,000, और 12 लाख का 7.5% लें यानी आप 12 लाख का 15 कह रही 7.5% लें तो वो भी आता है 90,000। यानी अब आपने साल का 1,80,000 टैक्स चार्जेस हैं आपके जो आपने पे करने हैं। ये वो जो फॉर्मूला में आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है ना, ये वो हैं। हमने कहा जी ये तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी है जी 9,72,000। अब उसने कहा जी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कि हमें इस साल कितना टैक्स पे करना है। उसने कहा जी टैक्स रेट है 50%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है, टैक्स अमाउंट कितनी बनती है। तो हमने कहा जी हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उसने कहा जी 50 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, ये 50% जो उसने पिछला पे कर दिया है। तो इस साल की जो टैक्स अमाउंट है वो 9,72,000, यानी जितना पहले टैक्स प्रॉफिट पे किया हुआ है उतना ही हमने इस साल टैक्स देना है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है जी, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स था 9,72,000, कितना टैक्स और देना है 9,72,000 ही, और जो हमारा इंटरेस्ट चार्जेस थे वो थे 1,80,000 के। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी होगी 21,24,000 और इंटरेस्ट चार्जेस हैं 1,80,000 के। आंसर आया जी आपका 11.8 और ये हमेशा टाइम्स में आएगा। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका ये मतलब है कि आपके पास जितनी अर्निंग्स हैं और इंटरेस्ट का जो रेट है आप साल में इतनी दफ़ा ये इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। यानी ये जो 1,80,000 रुपये के चार्जेस हैं आप साल में अगर आपको पे करने पड़ते हैं तो आप 11.8 टाइम्स पे कर सकते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं 12। यानी इसका मतलब ये है कि जी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये पूरे साल इतना इंटरेस्ट हर महीने पे कर सके। सो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको फोकस करनी है क्वेश्चंस में। उसके बाद है जी आपकी फिक्स एसेट रेशो। फिक्स एसेट रेशो का मतलब है जी जितने आपके नेट फिक्स एसेट्स हैं उनमें उनकी नेट फिक्स एसेट से मुराद है जी फिक्स एसेट्स में से उनकी डेप्रिसिएशन माइनस करके जितने नेट फिक्स एसेट बचेंगे उनको लॉन्ग टर्म फंड्स पे डिवाइड कर देना है। लॉन्ग टर्म फंड्स में हमने कहा था जी ये पीछे वाला फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस आपकी इक्विटी भी उसमें शामिल हो जाएगी। डेट्स टू टोटल फंड्स रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो से मुराद है जी टोटल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जितनी टोटल लायबिलिटीज़ की वैल्यू है उसको टोटल एसेट से माइनस कर दें, ये भी हायर इज बेटर। जितने आपके एसेट ज़्यादा होंगे उतनी आपकी सॉल्वेंसी ज़्यादा होगी। रिजर्व टू कैपिटल रेशो, कि आपका कैपिटल में से कितना आप रिजर्व रख रहे हैं, जितना ज़्यादा होगा आपके पास उतना चांस होगा कंपनी की ग्रोथ का। तो रिजर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल। लास्ट पे है जी ये सेकंड लास्ट है कैपिटल गियरिंग रेशो। ये है आपकी सारी सॉल्वेंसी रेशोज, ये अब आपने याद रखना है। लॉन्ग टर्म में आपकी डेट इक्विटी रेशो आ गई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गई है, फिक्स एसेट रेशो है, डेट टू इक्विटी रेशो डेट टू टोटल फंड्स रेशो है, रिजर्व टू कैपिटल और कैपिटल गियरिंग रेशो है। कैपिटल गियरिंग रेशो में वो कहता है जी इक्विटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़। अब इक्विटी में मैंने कहा था जी शेयर कैपिटल आएगा, आपके जनरल रिजर्व्स आएंगे और प्रॉफिट आएगा जो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब वो कहता है जी फिक्स कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज़ कौन सी हैं जी, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, ये सारे आपकी फिक्स कॉस्ट में आ जाएंगे। तो जब आपकी कैपिटल गियरिंग रेशो वो कहता है जी इसको केयरफुली प्लान करना चाहिए
बिजनेस अपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को इसी पे डिपेंड करती है, उसकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि हम किस तरह से इक्विटी को ट्रेड करें। उसने कहा है जी अगर लॉन्ग होता है जी एज द रेट ऑफ अर्निंग आपका हायर है तो आपकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़ जो है वो आप ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर ये लो है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, ये ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है जी कि अगर आपकी कैपिटल गेनिंग रेशो यानी ये इक्विटी अगर कम है और ये ज़्यादा है तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है और फिक्स कॉस्ट बेयरिंग रेशियोज़ या सिक्योरिटीज़ कम है तो आपका कैपिटल इक्विटी गेयर करिए, यानी आपके पास चांसेस हैं ग्रोथ के। प्रोपराइटर कौन होता है जी? प्रोपराइटर वो शख्स होता है जो बिजनेस में ओनर होता है या शेयर होल्डर होते हैं। उसे कहा जी प्रोपराइटरी रेशो का मतलब है प्रोपराइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और प्रोपराइटर्स होते हैं आपके इक्विटी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। और इक्विटी में क्या क्या शामिल है जी? आपका शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, और उनको डिवाइड कर देना है प्रॉफिट और डिवाइडेड कर देना है आपने वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स से। ठीक है जी, ये आपकी लॉन्ग टर्म या सॉल्वेंसी रेशोज भी सॉल्व हो गई। इसके बाद आ जाती हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कि कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है सेल्स के थ्रू। इसका आंसर हमेशा परसेंटेजेस में आएगा क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में हमने देखना है जी कि हमारी नेट सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है या उनके बिहाफ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है कंपनी। तो फॉर्मूला है जी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर कैसे निकलेगा जी या वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? समटाइम हमें क्वेश्चन में उसने वैल्यू नहीं दी होती ग्रॉस प्रॉफिट की, तो अगर हमें उसने नेट सेल्स दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी फॉर्मूला या कह लें जी उसने वैल्यू नहीं दी और उसने हमें ओपनिंग स्टॉक परचेजेज एक्सपेंसेस भी बता दी, यानी आपका ट्रेडिंग अकाउंट दे दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन फाइंड आउट। सेल्स में से माइनस कर दे बाकी सारे एक्सपेंसेस को तो आपकी वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी। नेट सेल्स से क्या मुराद है जी? नेट सेल्स बच्चों को मुश्किल होगी लेकिन सिंपल है जी, आपकी सेल्स में से जो सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद आंसर आता है हमेशा आपने वो लेना है, आपने सेल्स की वैल्यू नहीं लेनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो कह लें जी प्रॉफिट होता है जो आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने के बाद अर्न करें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जी? आपके सेलिंग के, एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी आपने बिजली का बिल दिया, आपने मार्केटिंग की फ़ीस दी, आपने जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। तो कहते हैं जी आपके प्रॉफिट का कितने % आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है या कितना नेट सेल्स का कितने % आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो हो रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है जी ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने कहा जी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे। इनके मैं जब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूंगी तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। मैं यहाँ से भी इलस्ट्रेशंस की भी पिक्चर्स लेके भेज दूँगी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि हम अगर बारी बारी सारे डिस्कस करना शुरू हुए तो ये बहुत मुश्किल या बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, ऑलमोस्ट 1 घंटे का भी हो सकता है। इसीलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कवर अप कर रही हूँ। आपने सिर्फ ये फार्मूलाज याद करने हैं और ये याद करना है जी कि फार्मूलाज की में वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है। नेट प्रॉफिट रेशो सिंपली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। आपकी जितना प्रॉफिट आया होगा और मल्टीप्लाई बाय 100। जो प्रॉफिट आपको दिया जाता है ना, नेट प्रॉफिट अगर लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर ही माइनस हो गए में, तो वही आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो या ऑपरेटिंग रेशो क्या होती है जी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पेपर बता दिया जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी बता दिया है, और नेट सेल क्या होती है वो भी मैंने बता दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्सपेंसेस रेशो में आप किसी भी एक्सपेंस की रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज आपने लेबर कॉस्ट निकालनी है तो लेबर एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की रेशो निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, यानी आप परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जी कि सेल्स का कितने % कौन से एक्सपेंस पे जा रहा है। ये आपकी अपनी मर्जी है जी, हर कंपनी अपने लिहाज से अलग तरीके से इसको फाइंड आउट करती है।
उसके बाद है जी 4th नंबर पे आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशोज़। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आती है जी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कि आपकी कंपनी ओवरऑल कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, जितना कैपिटल मैंने लगाया हुआ है उसके हिसाब से। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पीछे देख चुके हैं जी, उसमें आपने क्या करना है फिर से मैं बता देती हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने कहा था जी ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से थे जी, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के। यहाँ भी मैंने वैसे लिखा हुआ था, तो उसने लिखा है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पे उसने उससे ये मुराद ले ली हुई है। फिर उसके बाद है जी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जी, आपके जितने करंट एसेट्स हैं और फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी आपने अपने सारे एसेट्स यूटिलाइज करके कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ये आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होगी। उसके बाद है जी रिटर्न्स ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी आपके शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा लगाया है उस पर आपको कितने % रिटर्न मिल रहा है, यानी आप उससे कितने % प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने % पैसा कमा रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का हमने फॉर्मूला पीछे देखा था जी, आपकी इक्विटी प्लस आपके लॉन्ग टर्म जितने भी लोन्स होंगे वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। अर्निंग पर शेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन में भी पूछी जाती है जी। तो उसने कहा है जी नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वो पैसा होगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा या प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला, इसको हम नॉर्मली कहते हैं जी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जी 12 लाख सपोज, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर यानी आपके लोगों ने कितने शेयर्स आपकी कंपनी ने इशू किए हुए हैं जी, तो टोटल आपके शेयर होल्डर्स की तादाद है 6 लाख। सपोज आपने 6 लाख, तो आपकी 2 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये लाजमी याद कर लें। मैं इनकी पिक्चर्स आपको एक दफ़ा व्हाट्सएप कर दूँगी इन रेशोज़ की भी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। इसके अलावा है जी कुछ और रेशोज़ जो कि मैं आपको अभी समझाती हूँ, लेकिन वो मैं बुक से समझाऊंगी। ओके जी, इनको कहा जाता है एफिशिएंसी रेशोज़। एफिशिएंसी रेशोज़ या एक्टिविटी रेशो से मुराद दिया कि हाउ एक्टिव योर बिजनेस या हाउ एक्टिवली योर बिजनेस इज़ वर्किंग। इसमें सबसे पहले आती है जी आपकी इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर का रेशो का मतलब ये है जी कि आपका स्टॉक कितने दिनों में या आपकी इन्वेंट्री कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इसका फॉर्मूला है जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था जी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद या फिर ओपनिंग स्टॉक था प्लस परचेजेस था प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी वैल्यू। एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट का मतलब, एवरेज का मतलब होता है जी दो वैल्यूज़ का डिवाइड करके उन सम को 2 पे डिवाइड कर देना। आप किसका सम जी, आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट निकल आएगी। जो भी आंसर आएगा या जितने दिन भी आपका आंसर आएगा वो आपकी रेशो आएगी जी कोई ना कोई, तो उसका आंसर जो भी आएगा इस तरह की वैल्यू से, उसमें क्या करेंगे जी एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट वाले आंसर से हम करेंगे इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड का मतलब है जी किस रेशो से ये दोनों चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, और फिर ये आ जाता है जी पीरियड कितना है, कितने दिनों में ये कन्वर्ट हो रही है। डेज इन अ ईयर यानी 365, अगर आप इसको 364 ले रहे हैं या 365, इससे दो वैल्यू से हट के आप कोई वैल्यू नहीं लेंगे। तो आपने क्या करना है जी डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो भी आपकी रेशो आई है 3:1 यानी 3 डिवाइडेड बाय 1 है, तो डिवाइड करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। इसका मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगी जी ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, बल्कि यहीं पे मैं ये बता देती हूँ। उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसकी 4,50,000, ओपनिंग स्टॉक ये है, क्लोजिंग स्टॉक ये है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ी, वेरी गुड। आपकी एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट आ गई जी 1.5 लाख, तो 3 टाइम्स यानी आपके साल में रिपीट होगी ये रेशो है।
365 डिवाइडेड बाई 3 यानी आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है 121 दिन, यानी आपकी स्टॉक जो है वो 121 दिन लेता है कन्वर्ट होने में। इसी तरह आपके डेटर्स टर्नओवर रेशो है एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल या एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में आ जाते हैं जी आपके डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल। सेम उसी तरह आपने फार्मूलाज लगा के रिसीवेबल रेशो निकालनी है और उसके बाद आपका डेटर्स या डेटर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड आएगा। ये लीजिए नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और थर्ड रेशो इसमें आती है जी क्रेडिटर्स या पेएबल्स टर्नओवर रेशो। एनुअल नेट क्रेडिट परचेजेस और परचेजेस के बाद आपका आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में फिर आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आ जाएंगे। और कन्वर्जन पीरियड में फिर से वही फार्मूला जी नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर रेशो। इनके मैं क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये लेक्चर अगर मैं इसको डिटेल से समझाती तो बहुत लेंथी हो जाना था। अभी आप लोगों के लिए ज़रूरी ये है जी कि आप इनके फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद कर लें और इस फार्मूलाज में वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है उसको बहुत अच्छी तरह से याद रख लें। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।